आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू, और इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए एसएससी बैंक्स में सफलता को पाने के लिए इंग्लिश के सेक्शन में। तो आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल करेंगे, एनकरेजिंग अकॉर्ड इसका टाइटल है। G7 के अंदर एक टैक्स ट्रीटी हुई है, उसी के ऊपर बेस्ड है। डिटेल में देखेंगे, बस हमें पढ़ना है उस अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैबुलरी को अलग से लेकर के समझना है। आज की जो सारी ग्रामर वोकैब आप देखेंगे अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। थोड़ा मैंने मुश्किल बनाया है, इन 500 स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो आप पहले खुद से इसको ट्राई दें, वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव सोल्यूशन करवाता हूँ। शुरू कर लें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है एनकरेजिंग अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, ट्रीटमेंट, ट्रीटी बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, पैक्ट बोल दो, है ना। तो कह रहा है एनकरेज करने वाला, हमें उत्साह देने वाला एक समझौता हुआ है। अच्छा, किसकी बात हो रही है? ऑन ग्लोबल मिनिमम टैक्स। दुनिया भर में इंटरनेशनली ग्लोबल एक मिनिमम टैक्स लगेगा, कम से कम टैक्स लगेगा इस वाली बात पे। अब ये टैक्स किस पे लगेगा, क्यों लगेगा, कौन लगाएगा, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। अकॉर्ड वर्ड के सारे सिनोनिम देख लें, है ना। इसमें से मैं आपको अच्छे वाले जो है ना मार्क कर देता हूँ, पैक्ट और कंकरेंस। कॉम्पैक्ट को पैक्ट भी बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको पैक्ट भी बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं कंकरेंस। चलिए, टाइटल पैराग्राफ से कह रहा है कि पॉलिटिकल विल शॉन बाय G7 टू इंश्योर फेयरनेस इन रेवेन्यू शेयरिंग इज़ अ गुड ऑगरी। कह रहा है जो पॉलिटिकल विल है, अब बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन यहाँ होती है, लड़के लड़कियों को, ये विल हेल्पिंग वर्ब है क्या सर? देखो, ये विल है एक नाउन, पॉलिटिकल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन रखा हुआ है। सियासी डिटर्मिनेशन, राजनीतिक तौर पे जो आपका विल है ना, आपका रिजॉल्व है। तो कह रहे जो आपका राजनीतिक रिजॉल्व है ना, विल है, डिटर्मिनेशन है, वो जो शो किया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा, और क्या करने के लिए? इंश्योर करने के लिए फेयरनेस को रेवेन्यू की शेयरिंग में, इनकम की शेयरिंग में। कह रहे ये जो विल है ना अपने आप में ये है एक बहुत ही अच्छी ऑगरी, एक बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन। तो इस विल को देख करके, डिटर्मिनेशन को देख करके आने वाले टाइम के लिए हमें बहुत अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। समझ गए? ये पॉलिटिकल विल नाम के सब्जेक्ट की वर्ब है इज़। सब्जेक्ट मिलेंगे रोज़ की तरह ब्लू कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। हर सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड है। अब देखो, ये सेंटेंस आपको जैसे ही पता लगा सब्जेक्ट ये है तो समझ में आ गया, है ना। तो इस जो है मार्किंग को आप फॉलो करें अगर आपको 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। अच्छा, अब देखने वाले वर्ड्स देख लें अपने। विल आपने देख लिया ना, इसके सारे सिनोनिम है। ऑगरी होती है प्रेडिक्शन, इसको ओमेन बोल दो, प्रोफेसी बोल दो, फॉरवर्डिंग बोल दो। आने वाले टाइम की भविष्यवाणी को कहते हैं प्रेडिक्शन, है ना, ऑगरी। इसके अच्छे सिनोनिम ये वाले हैं, प्रोफेसी और प्रेसेस। तो प्रेसेस और प्रोफेसी आने वाले टाइम की भविष्यवाणी को बताते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी भविष्यवाणी से बनने वाले 2 अच्छे वर्ड्स हैं, सबको पता होने चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किए हैं। देखो, अच्छी भविष्यवाणी को बोलते हैं शगुन, और ख़राब भविष्यवाणी को बोलते हैं अपशगुन। इसके लिए इंग्लिश में अपने पास 2 अच्छे वर्ड्स हैं। पहले आप एक बार सोच लें, क्योंकि हमने बहुत बार सीखे हैं इन वर्ड्स को, फिर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। चलो, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो। जिस चीज़ को आप एक बार सोच लेते हो ना और फिर सीखते हो, वो चीज़ हमेशा याद रहती है। इसीलिए मैं आपको पहले कहता हूँ कि याद करो। शगुन के लिए वर्ड है हमारे पास ऑस्पिशियस। क्या वर्ड है भाई? ऑस्पिशियस। और अपशगुन के लिए वर्ड है ओमिनस। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ हो तो ऑस्पिशियस, कोई ख़राब चीज़ हो, अपशगुनी हो तो ओमिनस। याद रखना इन वर्ड्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला एक समरी का। समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। आपको सारी PDF और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ मैं इंस्टा पे भी हूँ, official.yt के नाम से। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप मुझसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं एसएससी बैंक्स के लिए, तो होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। अब देखो, इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको 2 और प्लेलिस्ट दिखेंगी जो कि पेड प्रीमियम कंटेंट की है। ऊपर वाली है बैंकिंग की, नीचे वाली है एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स की। मैं इसमें आपको सिखाता हूँ टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस की जाए, जो आपने सीखा है, क्लोज टेस्ट, PQRS, और पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन को। इनको आप चला करके देख सकते हैं। अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है दोनों प्लेलिस्ट के अंदर। एज ए मेंबर बनने के लिए आप ऊपर रखा है ज्वाइन बटन, यहाँ पे प्रेस करें।
और इस वीडियो को प्ले करें, यहाँ आपको सिखाया हुआ है मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है और क्या फ़ायदे हैं। प्रीमियम मेंबर्स के लिए शाम को वीडियो अपलोड करूँगा मैं एक एसएससी वालों के लिए, है ना, ज़रूर से मेंबर्स चेकआउट करें। अपने आज के वर्ड्स देख लो जो ट्यूटोरियल में यूज़ होंगे। देखो इस एक्सरसाइज को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करना है, 5-5 वर्ड्स करते हुए। देखो 5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर हमारे पास 30-40 वर्ड्स हो गए हैं, है ना। तो आज के 5 वर्ड्स बता देता हूँ, लेकिन अपना रिवीजन हमेशा चालू रखना। पहला वर्ड आप देखोगे आयरन आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। दूसरा है लूप होल, तीसरा है एक्सेसरबेट और चौथा है ऑगरी। यही 4 वर्ड्स हैं अपने पास अच्छे अच्छे, है ना। देखो आयरन आउट का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, किसी मैटर को रिजॉल्व करना। अब ये बना कैसे है, आयरन मतलब प्रेस। अगर आपके पास कोई कपड़ा है जिसमें बहुत सारी सलवटें हैं, आप उसको प्रेस चला दोगे तो वो एक्शन कहलाता है आयरन आउट करना। तो अगर ज़िंदगी में कोई सलवटें हो, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, अगर उससे आप निपटारा करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो वो भी आयरन आउट कहलाता है ना। वहीं से ये प्रेस से फ्रेजल वर्ब बनी है। अ मीटिंग वॉज कॉल्ड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। एक मीटिंग को बुलाया गया था रिजॉल्व करने के लिए, आयरन आउट करने के लिए उन मतभेदों को, डिफरेंसेस को जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में थे। समझ गए। अब इसके सिनोनिम भी अपने पास रेकनसाइल और हार्मोनाइज। लोगों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, झगड़े को ख़त्म करना कहलाते हैं दोनों वर्ड्स, रेकनसाइल और हार्मोनाइज। अगला वर्ड है लूप होल्स। ये लूप होल एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपने बहुत बार देखा होगा। ये कानून के साथ बहुत यूज़ होता है, लॉ के साथ। लूप होल होता है निकलने का रास्ता, बच निकलने का रास्ता। जैसे जेल में कैदी ढूंढ लेता है ना, तो छोटा सा रास्ता और उसमें से निकल भागता है, उसी को बोलते हैं लूप होल्स। रिच पीपल ऑफन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। अमीर लोग अक्सर अपने क्राइम से बच निकलते हैं। गेट अवे विद होते हैं क्राइम करने के बाद, क्राइम करने के बाद भी उनको सज़ा नहीं मिलती है। और कैसे करते हैं काम, लूप होल्स को यूज़ करके, बच निकलने के रास्ते को यूज़ करके लॉ के अंदर, कानून के अंदर। तो उनके पास वकील होता है, वकील उनको अच्छा सा रास्ता बताता है। तो इसी तरीके से अमीर लोग क्राइम करने के बाद भी बच निकलते हैं। सिनोनिम हो गया वे आउट। तीसरा वर्ड है एक्सेसरबेट। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, मेरे ख्याल सबको आता होगा। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चीज़ों को ख़राब बनाना, मेक मैटर्स वर्स, है ना। वर्सन बोल दो, एग्रावेट बोल दो, एक्सेसिपरेट बोल दो, ये तीनों इसके सिनोनिम है किसी मामले को ख़राब बनाने के। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़। कंजम्पशन जो है मिठाई का और ख़राब बना सकता है तुम्हारी डायबिटीज़ को। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको दवाई लेनी चाहिए और मीठे से दूर रहना चाहिए। मिठाइयाँ खाओगे तो और ख़राब हो जाएगी। लास्ट वर्ड है अपना ऑगरी, ये आप देख चुके हो, एक नाउन है। इसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन, ओमैन, प्रोफेसी, हेराल्ड, हार्बिंगर, सब इसके सिनोनिम है। आगे आने वाली भविष्यवाणी के सारे वर्ड्स हैं सिनोनिम। इसका नाउन, इसकी वर्ब फॉर्म होगी ऑगर, है ना। भविष्यवाणी करने को ऑगर करना बोलते हैं वर्ब फॉर्म में, ये नाउन फॉर्म। यूज़ करके देख लेते हैं। दी सेल्स फिगर्स आर, फिगर्स कर लेना, फिगर्स आर अ गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये जो सेल्स के फिगर्स हैं एक बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी है, प्रिडिक्शन है एक और प्रॉफिटेबल ईयर की, एक और प्रॉफिट वाले साल की। तो अच्छे फिगर्स आए हैं, देख करके लग रहा है पूरा साल ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। समझ गए। फिर बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को टाइम मैं निकाल करके इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। रोज़ रेगुलर रहो, एक्सरसाइज को मेरे साथ करो। वीकेंड पे आपको क्विज भी मिलेगा रिवीजन वाला। तो समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ऐसी है, ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना दुनिया की, इन्होंने एक बहुत बढ़िया गेम खेला हुआ है। क्या गेम खेला है, दुनिया में अलग अलग टैक्स की रेट्स है कमाई पे। मान लो गूगल कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में टैक्स लगता है 20%, और गूगल को पता लगा कि अफ्रीका में एक कंट्री है वहाँ पे टैक्स लगता है 2%। तो ये अपना सारा बिजनेस कोशिश करते हैं अफ्रीका में शिफ्ट करने की। अमेरिका को हो जाता है इससे नुकसान, और अफ्रीकन कंट्री जो है 2% 3% टैक्स लगा करके इन कंट्रीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो G7 जो है ना, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, 7 कंट्रीज़, इन्होंने मिलकर के एक समिट की और इन्होंने एक समझौता किया कि अब 20% मिनिमम टैक्स लगाना ही पड़ेगा हर बड़ी कंपनी पे, टेक्नोलॉजी कंपनी पे, सारी दुनिया को। इससे ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनियां जो हैं, पहले जो बड़ी बड़ी कंट्रियां जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से हट करके छोटी कंट्रीज़ में अपना व्यापार शिफ्ट करें। तो इस काम को रोकने के लिए इन्होंने इस निर्णय को लिया है। समझ गए। अब इसकी टोन है आज की वेलकमिंग। इस मूव को हमारा एडिटोरियल बहुत वेलकम कर रहा है, कह रहा है कि ये बहुत अच्छा काम है, सही वक्त पे आपने सही काम किया है, हमारी जैसी इंडिया जैसी कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। समझ गए ना, वेलकमिंग टोन है आज की। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द G7 nations appear to have heeded the advice to never let a good crisis go to waste when they agreed last week to set a global minimum tax of at least 15%। कह रहे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो वित्त मंत्री हैं, 7 जो G7 कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वो दिखाई होते हैं, अपीयर होते हैं,
और क्या करते हुए, हैव हीड करते हुए, समझ चुकते हुए। हीड करना मतलब किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना, किसी की बात को सुन लेना। तो वो दिखाई देते हैं कि वो सुन चुके हैं, है ना, हैव हीड कर चुके हैं। अच्छा, किस चीज़ को हीड किया भाई? उस एडवाइस को, उस सलाह को जो है नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट वाली। देखो इसका मतलब क्या है, बुरे वक्त में भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अच्छा काम करने की, तो क्राइसिस में, बुरे वक्त में भी किसी अच्छे काम को आप कर डालें। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छा ऐसा दिखाई देते हैं कि ये हीड कर चुके हैं इस सलाह को, इस एडवाइस को। और कब ये काम तब हुआ जब वो अग्री हो गए, इस बात पे सहमत हो गए लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, कि वो सेट करेंगे पूरी दुनिया में मिनिमम टैक्स को जो है कम से कम 15% का। समझ गए सेंटेंस को? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपीयर होते हैं इस एडवाइस को सुनते हुए, हीड करते हुए, जब वो अग्री हो गए 15% मिनिमम टैक्स लगाने पे। मिनिस्टर्स की वर्ब है अपीयर, दे की वर्ब है अग्रीड। मेरा आपसे एक सवाल है, ये इडियम मैं आपको समझा देता हूँ, सवाल सुनो पहले। हीड के बाद में टू आता है और हीड के बाद में टू नहीं भी आता, यहाँ पे तो टू नहीं आ रहा। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, बता सकते हो आप मुझे? हीड के बाद में टू आता भी है और टू नहीं भी आता, तो यहाँ पे टू ना लगने का क्या रीज़न है, सोच के बताना। अब देखो इस जो है इडियम को, देखो एक काम है, मान लो आपको करने की इच्छा है पर आप कर नहीं पा रहे, अचानक से आपका बुरा वक्त आ गया। अब बुरे वक्त के अंदर आपने हाथ पांव मारने शुरू किए, है ना, और उसी वक्त आपको याद आया कि यार एक काम वो भी था जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था। अब देखो मेरा बुरा वक्त तो चल ही रहा है, मैं इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, क्यों ना उस काम को भी मैं कर डालूँ। तो इसी को कहते हैं नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट। आप क्राइसिस में हो लेकिन उसको वेस्ट मत जाने दो, मौका पड़ा है तो अब सारे काम एक साथ कर डालो, अगले पिछले सारा बराबर कर दो, है ना। नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो वेस्ट। समझ गए? चलो, हीड के बाद में यहाँ पे टू इसलिए लगा है क्योंकि हीड एक वर्ब है। हीड नाउन फॉर्म में अपने बाद हमेशा टू लेता है, वर्ब फॉर्म में कभी भी अपने बाद टू नहीं लेता है। ये सारी वर्ब्स और नाउन्स आप जानते हैं, ऐसे वाले मैंने 8-10 आपको करवाए हुए हैं ना। अटैक है, कंट्रोल है, हीड है। चलो आगे बढ़ेंगे। विद कोविड-19 पैंडेमिक having caused the world economy to shrink by an estimated 3.5% in 2020 and forced most countries to dip into their coffers to mitigate the fallout, the 7 richest nations opted to use the opportune moment to plug a key loophole in the international tax regime. कह रहा विद के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ? कोविड-19 पैंडेमिक के कोज कर चुकने के साथ ही इसके इस काम को जो है ना कोज करने का मतलब होता है किसी काम को उकसाना, है ना। तो इस पैंडेमिक के उकसा देने के साथ ही, और किस चीज़ को भाई? पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, कि वो श्रिंक कर जाए, वो सिकुड़ जाए, वो कम हो जाए। और कैसे? लगभग 3.5% से। और कब? 2020 में। और इसी पैंडेमिक के हैविंग कोज्ड और हैविंग फोर्स्ड कर चुकने के साथ ही, है ना, मजबूर कर चुकने के साथ ही, कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डिप इनटू करें, वो निकालें थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉफर्स में से, अपने खजाने में से, ताकि मिटिगेट किया जा सके, ताकि और जो है ना इंटेंसीफाई, कम किया जा सके, थोड़ा नरम बनाया जा सके इस फॉल आउट को, इस पैंडमिक के बैड कॉन्सिक्वेंसेस को। कह रहा है इस काम के साथ ही दुनिया की जो सबसे 7 रिचेस्ट नेशंस हैं, सबसे अमीर जो देश हैं 7, उन्होंने ऑप्ट किया, चुनाव किया कि वो यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इस अपॉर्चुन मोमेंट का, इस एकदम अच्छी मोमेंट का जिसमें अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मौका है ना, मौके भरी मोमेंट का, कि वो प्लग करें एक की लूप होल को, कि वो बंद कर दें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खाई को। और किस में? इंटरनेशनल टैक्स रिजीम में, इंटरनेशनल टैक्स के जो है सिस्टम में। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा सा आपको डराएगा, लेकिन डरना मत, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल है। कोविड-19 पैंडेमिक के कोज करने के चुकने के साथ ही कि वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक कर जाए लगभग 3.5% से 2020 में, और इसी कोविड-19 पैंडेमिक के एंड लगा करके फोर्स कर चुकने के साथ ही, हैविंग फोर्स्ड, और क्या फोर्स? ज़्यादातर कंट्रीज़ को कि वो डिप इनटू करें, थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालें अपने खजाने में से, ताकि कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को, फॉल आउट को कोविड-19 के। कह इन दोनों कामों के हो चुकने के साथ ही दुनिया के 7 सबसे अमीर देश हैं, उन्होंने चुनाव किया, ऑप्ट किया, डिसाइड किया कि वो इस्तेमाल में लेंगे इस मौका परस्त मोमेंट को, इस अच्छी मोमेंट को, है ना, जिसमें मौका है, अपॉर्चुनिटी है, कि वो प्लग कर दें, वो भर दें एक बहुत ही बड़े लूप होल को, खाई को। और किस में? इंटरनेशनल टैक्स रिजीम में, दुनिया भर के टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में। समझ गए ना? अब आ जाओ देखने वाली चीज़, रिचेस्ट नेशंस की वर्ब है ऑप्टेड, बस इतना ही है सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। देखने वाले वर्ड्स देखो, कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज आप देखें, 3.5% इंक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, हमेशा बाय प्रेपोजिशंस उसको कनेक्ट करते हैं।
समझ गए ना। हैविंग कोज यहाँ पे विद प्रीपोजिशन का परफेक्ट जीरेंड है, जीरेंड की क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है, आज डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक पहला जीरेंड है और दूसरा विद का दूसरा जीरेंड है हैविंग फोर्स्ड, यहाँ पे भी हैविंग लगा हुआ है, आपको बस दिख नहीं रहा। डिप इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जैसे आपके पास खजाना वजाना रखा है कहीं पे, या आपकी कुछ सेविंग्स हैं, उसमें से आप थोड़ा 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 करके बाहर निकालते हो ना, उसको कहते हैं डिप इनटू। आप अपना चम्मच घुसाते हो, डिप करते हो और बाहर निकाल लेते हो थोड़ा सा, है ना, इसको कहते हैं डिप इनटू। विड्रॉ करना किसी भी चीज़ को, खास करके पैसे को थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में, आज 10 रुपये निकाल लिए, कल 20 रुपये निकाल लिए, ऐसे करके धीमे धीमे। कॉफर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी आपका जो है खजाने को बोलते हैं कॉफर। फॉल आउट का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेज, ये वर्ड हम कर चुके हैं ऑलरेडी अपनी वोकैबुलरी की शीट में 4-5 दिन पहले, बैड कॉन्सिक्वेंस। मिटिगेट करने का मतलब होता है डिक्रीज करना इंटेंसिटी को, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। इसके सिनोनिम में लिखने भूल गया, फटाफट लिख देता हूँ। मिटिगेट के सिनोनिम बहुत कॉमन है, सबको आते होंगे, है ना, जैसे मॉलिफाई, मॉलिफाई, पैसिफाई, पैसिफाई, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, ठीक है, बाम, बाम, सैल्व, ये सब के सब जो है मलहम लगाने के लिए होते हैं, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करने के लिए होते हैं। अपॉर्चुन होती है जिसमें अपॉर्चुनिटी हो, टाइमली हो, कन्वीनियंट हो। मौका परस्त को बोलते हैं अपॉर्चुन। लूप होल आप देख चुके हैं, एस्केप रूट को बोलते हैं। और प्लग का मतलब होता है किसी रास्ते को, किसी जगह को, किसी खाई को बंद करना। रिजीम मतलब प्रशासन। चलो आगे बढ़ेंगे। रिजीम और रेजिमेंट दो वर्ड्स हैं, आप सभी को मैंने करवाए हुए हैं, फटाफट अपने नोट्स निकालो। रिजीम और रेजिमेंट में क्या फ़र्क होता है एक बार देखो, है ना। In a communique, the G7 ministers stressed that as part of efforts to secure a safe and prosperous future for all, they would strongly back the broader effects underway through the G20 or OECD to address tax challenges arising from globalization and digitalization of the economy. तो कह रहा है एक कम्युनिके में, अब देखो इन G7 के लोगों ने स्टेटमेंट क्या दी, तो कह रहा है एक कम्युनिके में। कम्युनिके एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच है इटालियन है देख लेना, है ना, बाहर का वर्ड है। इसका मतलब होता है जॉइंट स्टेटमेंट, सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना कैमरा के आगे और फिर बोलते हैं एक एक करके, तो उसको बोलते हैं कम्युनिके। तो कह रहे एक जॉइंट स्टेटमेंट में रिटन हो चाहे वर्बल हो, ये G7 के मिनिस्टर्स ने स्ट्रेस किया, इस बात पे जोर दिया दैट वो ये बात की, कह रहा है एक हिस्से के तौर पे उन एफर्ट्स के, उन कोशिशों के जो है महफूज करने की एक सुरक्षित और एक प्रॉस्पेरस, एकदम प्रॉस्पेरस होता है जिसमें आप जो है समृद्ध, समृद्ध बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस। तो एक बहुत ही सेफ या प्रॉस्पेरस फ्यूचर सभी के लिए सिक्योर करने के जो एफर्ट्स हैं ना, उनके एक हिस्से के तौर पे वो सभी के सभी G7 के मिनिस्टर्स स्ट्रांगली बैक करेंगे, बहुत ही मजबूती से सपोर्ट करेंगे उन ब्रॉडर एफर्ट्स को, उन बड़े एफर्ट्स को जो अंडरवे हैं, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, और किसके जरिए, इसके जरिए G20 और OECD के जरिए। अच्छा क्यों है ये? एड्रेस करने के लिए टैक्स के चैलेंजेस को, टैक्स की चुनौतियों को जो अराइज फ्रॉम हो रही है, निकल करके आ रही हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, और दूसरा डिजिटलाइजेशन से, इकॉनमी के, अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटल हो जाने से। सेंटेंस सिंपल है, एक बार रिपीट करता हूँ। एक जॉइंट स्टेटमेंट में सातों के सातों मिनिस्टर्स ने इस बात पे जोर दिया कि अरे हिस्से के तौर पे उन एफर्ट्स की, उन कोशिशों के जो कोशिशें हैं महफूज करने की, सिक्योर करने की एक सेफ और प्रॉस्पेरस फ्यूचर को, एक एकदम सेफ और समृद्ध भविष्य को सभी के लिए। तो इनके एक हिस्से के तौर पे ना ये सभी के सभी बैक करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे उन बड़े एफर्ट्स को, ब्रॉडर एफर्ट्स को जो अभी अंडर डेवलपमेंट है इनके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। और किस लिए होंगे एफर्ट्स? ताकि टैक्स के चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके, और वो चैलेंज निकल करके आ रहे हैं वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से और डिजिटलाइजेशन से, इकॉनमीज के। सिंपल सेंटेंस। दे की वर्ब है वुड बैक, G7 मिनिस्टर्स की वर्ब है स्ट्रेस्ड। कम्युनिके मैंने आपको बता दिया, रिटन स्टेटमेंट हो, रिटन या वर्बल हो बट जॉइंट हो, है ना। अराइज फ्रॉम का मतलब होता है इमर्ज फ्रॉम, दोनों एक ही बात है। अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, कहीं से निकल करके आना। फ्रॉम प्रेपोजिशन आप इन दोनों के बाद में अक्सर देखोगे। आगे करें, द रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन डोमेन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी हैज़ रिजल्टेड इन अन वर्ल्ड इकॉनमी वेयर द डिजिटल स्फीयर एस्टिमेटेड इन 2016 एट $11.5 ट्रिलियन और over 1/6 of global GDP is exponentially outpacing overall economic growth। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है तेजी से आने वाला रैपिड और ना रुकने वाला रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वो होता है जो रिलेंट ना करे, जो सरेंडर ना करे, यील्ड ना करे, अनकंट्रोलेबल हो। कह रहा है तेजी से आने वाला और ना रोका जा सकने वाला, अनकंट्रोलेबल जो मार्च है, जो आगे बढ़ने का काम है, परेड है,
और किसकी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तकनीकी में बेहतरी की। कह रहा है इसको, और ख़ास करके उस डोमेन में जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन का, उस एरिया में जो है वैश्विक कम्युनिकेशन का और कनेक्टिविटी का, 3G का, 4G का, 5G का। कह रहा है इस जो है ना मार्च ने, इस आगे बढ़त ने हैज़ रिजल्टेड इन, ये रिजल्ट इन हुई है एक ऐसी वैश्विक इकॉनमी में, वर्ल्ड इकॉनमी में, जहाँ पे जो डिजिटल स्फीयर है, जो डिजिटल डोमेन है, डिजिटल जो क्षेत्र है, रीजन है, जो कि एस्टिमेटेड था 2016 में 11.5 ट्रिलियन डॉलर का, और या फिर मान लो 1/6, 1/6 से ज़्यादा का ग्लोबल जीडीपी का। कह रहे ये जो डिजिटल स्फीयर है ना, ये एक्सपोनेंशियली आउटपेस कर रहा है, ये बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ रहा है किसको, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को, कुल मिलाकर के इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो कह रहे हैं ये जो मार्च है बहुत तेज़ी से आ रहा है, टेक्नोलॉजी में रोज़ बेहतरी हो रही है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खास करके इन दोनों टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन में। इसका एक ही नतीजा निकला है कि वर्ल्ड इकॉनमी ऐसी बन गई है जहाँ पे डिजिटल स्फीयर जो है, जो इतना बड़ा हो गया है, इतने ट्रिलियन डॉलर्स का, ये बहुत तेज़ी से सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है, ओवरऑल इकॉनमिक ग्रोथ को, है ना। डिजिटल वाला सबसे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे। अब देखने वाली चीज़ें, मार्च की वर्ब है हैज़ रिजल्टेड इन, डिजिटल स्फीयर की वर्ब है इज़ आउटपेसिंग। आउटपेस करने का मतलब क्या होता है, आपका पेस आउट हो, पेस मतलब रफ्तार। जब आप आउटपेस करते हैं तो आपकी रफ्तार सबसे तेज़ होती है, आप सबसे आगे निकल जाते हैं, टेक ओवर कर लेना, किसी को आगे पीछे छोड़ देना, है ना। ये 1/6 वाला कॉन्सेप्ट हमने कल ही किया है, कब हमें 6 के आगे एस लगाना है, कब नहीं लगाना। अगर यहाँ 1 की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ और होता तो यहाँ पे लास्ट में एस को लगाना पड़ता। बढ़े आगे, कह रहा द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हैज़ however exacerbated the challenges to taxing multinational corporations which have sought to minimize their total tax outgo by increasing या recognizing a bulk of their revenue in low tax jurisdictions। कह रहा है इंक्रीज होता हुआ डिजिटलाइजेशन जो है, हालांकि however वो कर चुका है exacerbate, इस वर्ड को आप देख चुके ऊपर है ना, चीज़ों को ख़राब बनाना। तो कह रहे इसने ख़राब बना दिया है उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को, जो है टैक्स करने की, टैक्स लगाने की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे। और कौन सी कॉरपोरेशंस, ये वो टाइप की कॉरपोरेशंस है जो सॉर्ट कर चुकी हैं, कोशिश कर चुकी हैं, मिनिमाइज़ करेंगी, कम से कम करेंगी उनके टोटल टैक्स आउटगो को, टोटल टैक्स की जो है खर्च को, आउटगो मतलब खर्च। और कैसे, रिकॉग्नाइज करके ज़्यादातर बल्क जो है उनका रेवेन्यू ऐसे लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे जो टैक्स बड़ा लो है, समझ गए ना। तो वो सारा अपना रेवेन्यू जो है वहाँ से कमाने की कोशिश करती हैं जहाँ पे टैक्स कम होता है, तो कम से कम टैक्स देने की कोशिश करती हैं इस तरह की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। डिजिटलाइजेशन की वर्ब है हैज़ एक्सेसरबेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ के बाद में, चैलेंज के बाद में टू लगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, क्यों लगा है आप मुझे बताओ। विच की वर्ब है हैव सॉट, आउट गो, देखो आउट मतलब बाहर, गो मतलब जाना, जो आपकी जेब से बाहर जाए वो आउटगो होता है, मतलब आपका खर्चा या आपका एक्सपेंडिचर ही आपका आउटगो है, समझ गए ना। खर्चे को बोलते हैं आउटगो। जुरिस्डिक्शन होता है आपका एरिया ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे आपका प्रभाव हो, परव्यू हो, जहाँ पे आपकी चलती हो, वो आपका जुरिस्डिक्शन है। देखिए यहाँ पे चैलेंजेस 2 के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आई है, 2 के बाद में कुछ ऐसे फ्रेज है हमारे पास जहाँ पे 2 के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती ही आती है। तो वो सारे फ्रेजेस की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो ये वो टेबल है जिसमें आप सारे के सारे 2 वाले जो फ्रेज देख रहे हो, इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, जीरेंड को या फिर किसी नाउन को लगाओगे। तो इसमें चैलेंज 2 भी हमने लास्ट में ऐड कर दिया है, बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ, देख करके अनदेखा मत करना। इनके बाद में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाया ना, फिर बोलोगे सर हमें पता नहीं था। पता तो है, तुम्हें बता तो रहा हूँ मैं, इनके बाद में नहीं लगानी, है ना। कोशिश करो जितना बार बार देखो और उनको समझो, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द OECD which is the G20 spearheading the inclusive framework on base erosion and profit shifting initiative aimed at ending tax avoidance, estimates that countries are collectively deprived of as much as $240 billion in tax revenue annually due to avoidance by MNCs। कह रहे जो OECD है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहे जो कि G20 के साथ में स्पीयर हेड कर रही है। स्पीयर हेड करने का मतलब क्या होता है, देखो स्पीयर मतलब भाला, हेड मतलब नोक, भाले की नोक पे जो चीज़ होती है वो सबसे आगे होती है भाले में। जब कोई चीज़ स्पीयर हेड करती है तो वो सबसे आगे होती है, लीड कर रही होती है, पायनियर कर रही होती है, किसी चीज़ को प्रेरित कर रही होती है। कह रहा है ये जो OECD है ना, जो G20 के साथ मिल करके नेतृत्व में स्पीयर हेड कर रहा है, लीड कर रहा है इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को, जिसका नाम है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग।
ये सारे वर्ड्स का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। अभी इसको एक इनिशिएटिव मान लो, एक अभियान मान लो। कह रहे ये वो अभियान भी है जो एम्ड एट है, जिसका एक ही मकसद है, अवॉइड करना या एंड करना टैक्स की अवॉइडेंस को, टैक्स से बचने को, है ना, टैक्स से जो है चोरी को। कह रहे ये जो OECD है जो इस तरह के काम करती है, ये जो OECD है ये एस्टिमेट कर चुकी है, इस चीज़ को एस्टिमेट करती है दैट वो ये कि कंट्रीज़ जो है ना, देश, वो कुल मिलाकर के कलेक्टिवली डिप्राइड ऑफ हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। डिप्राइड ऑफ होने का मतलब है आपसे किसी चीज़ से छिन जाना। तो इन कंट्रीज से कलेक्टिवली कुल मिलाकर के इतने पैसे छिन रहे हैं, और कितने, एज मच एज $2240 बिलियन, है ना। और किस में, टैक्स की कमाई में हर साल एनुअली। और किस वजह से, अवॉइडेंस की वजह से, MNC के द्वारा टैक्स की चोरी की वजह से। समझ गए। ये OECD का एस्टिमेशन है कि इतने सारे पैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टैक्स चोरी करती हैं लोगों से, जो कंट्रीज से पैसा छीन लेती हैं। अब आ जाओ उसमें देखने वाली चीज़ें। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पे ड्यू टू सही है गलत है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको भी करवाऊंगा। पहले आप अपना दिमाग लगा के बताओ मुझे, ड्यू टू क्या यहाँ पे ठीक है या ओइंग टू लगाना चाहिए। OECD की वर्ब है एस्टिमेट्स, विच की वर्ब है इज स्पीयर हेडिंग, कंट्रीज़ की वर्ब है आर कलेक्टली डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड के बाद में हमेशा ऑफ आएगा। डिप्राइव्ड का सिनोनिम होता है स्ट्रिप, किसी से, किसी को किसी चीज़ से वंचित करना, है ना। डिप्राइव ऑफ करना या स्ट्रिप ऑफ करना ऑलमोस्ट एक जैसा ही दोनों का मीनिंग है। याद रखना OFF मत लगाया ना, OFF वाला ऑफ नहीं है ये O वाला ऑफ है, डिप्राइव ऑफ, स्ट्रिप ऑफ। चलो अब मैं ये बीच वाला आपको बता दूँ इनिशिएटिव क्या था। देखो, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऐसा ढांचा है जो इंक्लूसिव है, जिसमें इंक्लूजन होता है सभी का, है ना। कोई अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, सभी के लिए ढांचा हमने एक बराबर बनाया है, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है। और किस चीज़ पे है, ऑन लगा के बता रहा है, बेस इरोजन पे और प्रॉफिट शिफ्टिंग पे। बेस इरोजन का मतलब है किसी कंट्री ने, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अपना बेस जो है शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बेस को शिफ्ट करके वो अपने टैक्स को बचाना चाह रही है। तो पहले वाली कंट्री के अंदर बेस का इरोजन हो गया। अमेरिका से गूगल ने अपना बिजनेस जो है 70% निकाल के इंडिया में डाल दिया, तो अमेरिका का बेस जो है गूगल का वो इरोड हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बेस इरोजन इसको बोलते हैं। और प्रॉफिट शिफ्टिंग भी यही होता है, इंडिया में सारा प्रॉफिट दिखाएंगे, कम टैक्स पे जो है प्रॉफिट को दिखा करके पैसे को बचा लेंगे, प्रॉफिट को अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। समझ गए ना। तो ये फ्रेमवर्क को मैं तोड़ के बता रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है। आ जाओ ड्यू टू ओइंग टू पे। देखो, आपको अगर इसको समझना है ना, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नीचे वाली 2 लाइन को। एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर आप समझते नहीं हो तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू एक एडजेक्टिवल फ्रेज बनाता है, ओइंग टू एक एडवर्ब फ्रेज बनाता है। अगर आपको एडजेक्टिवल फ्रेज चाहिए हो तो ड्यू टू लगाओ, ओइंग टू लगाओ एडवर्ब के लिए। अब देखो, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रैक्टिकली। आवर सक्सेस वॉज ड्यू टू या ओइंग टू आवर हार्डवर्क। हमारी सक्सेस जो थी वो हमारे हार्डवर्क की वजह से थी। सक्सेस आपका सब्जेक्ट हो गया, सक्सेस आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी वर्ब होगी। अब वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा फ्रेज बनेगा। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने का चांस है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब नहीं होता। आपको यहाँ पे एडवर्बल फ्रेज नहीं बनाना, समझ गए ना। तो एडजेक्टिवल फ्रेज बनाएगा ड्यू टू, आप यहाँ पे लगा दो ड्यू टू। और सक्सेस वॉज ड्यू टू आवर हार्डवर्क, समझ गए ना। अब इसकी एक ट्रिक है, बहुत लोगों ने ऐसे बताई हुई है, इज एम आर वॉज वर के बाद में अगर आपको मिले तो ड्यू टू लगाएं, नहीं तो ओइंग टू लगाएं। तो इस तरीके से भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, है ना। इज एम आर वॉज वर के बाद में अगर आएगा तो ड्यू टू आएगा, क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज बनाना है। एडवर्बियल फ्रेज ओइंग टू से बनता है, जो कि यहाँ बना नहीं सकते। अब दूसरा देखो, वी सक्सीडेड ड्यू टू या ओइंग टू आवर हार्डवर्क। हम सक्सेस किए, हमें कामयाबी मिली हमारे हार्डवर्क की वजह से। देखो, वर्ब के बाजू में एडवर्ब आती है, वर्ब के बाजू में एडवर्ब आती है, एडवर्बियल फ्रेज बनेगा ओइंग टू से, तो यहाँ पे ड्यू टू का कुछ काम ही नहीं है। वी सक्सीडेड ओइंग टू और हार्डवर्क, वर्ब के बाजू में एडवर्ब आ गई, एडवर्बियल फ्रेज बन गया, ठीक है। द इंजरीज ड्यू टू या ओइंग टू एन एक्सीडेंट हैव टेकन द सोल्जर्स लाइफ। इंजरीज जो एक्सीडेंट की वजह से थी, उन्होंने सोल्जर की लाइफ को ले लिया है। इंजरीज और एक्सीडेंट दोनों नाउन आ रहे हैं, नाउन के दो के बीच में हमेशा एडजेक्टिव आता है, और जैसे ही आप यहाँ पे ड्यू टू रखोगे, इंजरीज जो कि ड्यू टू हैं एक्सीडेंट, इंजरीज जो एक्सीडेंट की वजह से हैं, समझ गए ना। तो ये ड्यू टू एक्सीडेंट एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। कौन सी इंजरीज हैं, जो कि जो है एक्सीडेंट की वजह से हैं, है ना। तो एडजेक्टिवल फ्रेज बन गया इंजरी नाम के नाउन के बाद में आकर के पूरा का पूरा। अब यहाँ देखो, दिस ईयर विल सी लेस रेन्स ड्यू टू या ओइंग टू पोल्यूशन। ये ईयर देखेगा कम बारिश को पोल्यूशन की वजह से। अच्छा, कम बारिश को क्यों देखेगा,
पोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे पोल्यूशन की वजह से मुझे यहाँ पे ओइंग टू लगाना है। देखो वैसे तो दोनों तरफ नाउन आ रहा है, रेन्स और पोल्यूशन, लेकिन रेन जो है पोल्यूशन की वजह से नहीं है। हम रेन को इस साल कम देखेंगे पोल्यूशन की वजह से, रेन पोल्यूशन की वजह से नहीं है, हम देखेंगे कम पोल्यूशन की वजह से। देखने वाली सी नाम की वर्ब के लिए ओइंग टू लगाया है, इसलिए यहाँ पे ओइंग टू आना चाहिए एडवर्बियल फ्रेज। और देखो इसी को आप जो है ना ओइंग टू पोल्यूशन को शुरू में भी ला सकते हो। ओइंग टू पोल्यूशन दिस ईयर विल सी लेस रेन्स, ओइंग टू पोल्यूशन दिस ईयर विल सी लेस रेन्स। अगर शुरू में आ गया तब आपको सीधे पता लग जाएगा यहाँ पे ओइंग टू आने वाला है, क्योंकि ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है। तो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो ना तो यहाँ से ये वाला पोर्शन उठा करके शुरू में लाने की कोशिश करो। अगर शुरू में ले आओगे तो ओइंग टू है, नहीं तो ड्यू टू आएगा, अपने आप आपको पता लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज द OECD's सेक्रेटरी जनरल नोटेड इन अ स्टेटमेंट वेलकमिंग द G7 डील, सच डिस्टॉर्शंस कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड थ्रू अ मल्टीलेटरली अग्रीड सोल्यूशन। कह रहा है जैसा कि OECD के सेक्रेटरी जनरल ने भी नोट किया एक स्टेटमेंट में, कैसे भाई, वेलकम करते हुए G7 की डील को, इसका स्वागत करते हुए। अच्छा कैसे किया कि ये जो सच डिस्टॉर्शंस हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, किसी चीज़ का टेढ़ा मेढ़ापन, है ना। अभी टैक्स का सिस्टम जो है टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कम वालों को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा वालों को नुकसान हो रहा है। तो कह रहा है ऐसी जो टेढ़ी मेढ़ी डिस्टॉर्शंस है ना उनको इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है। और कैसे, एक मल्टीलेटरली अग्रीड सोल्यूशन के, एक ऐसे सोल्यूशन के जरिए जो कि मल्टीलेटरली अग्रीड हो, जिस पे बहुतरफा या बहुआयामी अग्रीमेंट हो, है ना। सबका एग्रीमेंट होगा तभी ये जो लागू होगा। 4-5-10 कंट्रीज जो हैं इसको लागू नहीं कर सकती, समझ गए। सेक्रेटरी जनरल की वर्ब है नोटेड, डिस्टॉर्शंस की वर्ब है कैन ओनली बी एड्रेस्ड, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अग्रीड एक एडजेक्टिव है। कह रहा है G7 ऑल्सो अग्रीड ऑन एन equitable allocation of taxing rights with market countries awarded taxing rights on at least 20% of profit exceeding a 10% margin for the largest and most profitable multinational enterprises। कह रहा है जो G7 की कंट्रीज हैं ये एग्री हो गई एक और चीज़ पे, और किस पे, एक्विटेबल एलोकेशन पे, बराबरी के एलोकेशन पे। और किसका, टैक्सिंग राइट्स का, टैक्स लगाने के अधिकार का। सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा, ऐसा नहीं है आप अमीर देश हो या हम गरीब देश हैं तो हमें कम और आपको ज़्यादा। तो इस चीज़ पे भी एग्री हो गए। अच्छा कैसे होगा ये काम, मार्केट कंट्रीज़ के अवॉर्ड कर देने के साथ ही, और किसको, टैक्सिंग राइट्स को कम से कम 20% प्रॉफिट पे जो एक्सीड करेगा 10% मार्जिन पे। और किसके लिए, ये है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल जो एंटरप्राइज हैं, उनका 10% मार्जिन बढ़ गया। 10% का मतलब है उनका 10% प्रॉफिट, मार्जिन मतलब प्रॉफिट। तो उससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट है 10% मार्जिन का, उस पर 20% का कम से कम टैक्स लगेगा। और ये लगाया जाएगा मार्केट कंट्रीज़ को, जिस कंट्री में उन्होंने टैक्स को कमाया, जहाँ पे वहाँ पे मार्केट उनकी बनी हुई थी, है ना। कहीं की भी कंपनी हो, जिस मार्केट में वो काम कर रही है उस मार्केट में 20% टैक्स लगेगा, 10% जो है प्रॉफिट को छोड़ देने के बाद, समझ गए ना। तो इस तरह का इन्होंने एक्विटेबल एलोकेशन किया है टैक्स राइट्स का। चलिए अब इसमें देखने वाली चीज़ G7 की वर्ब है अग्रीड। बड़ा ही खूबसूरत सा और प्यारा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। 4 सेंटेंस है, पहले एक एक करके सही करेंगे, फिर साथ में कॉन्सेप्ट जो है नोट करते जाएंगे। चलो 4 कॉन्सेप्ट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 हैं अलग अलग, ध्यान से देखना। आवर कंपनी इज़ द ओल्डेस्ट एंड प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडस्ट्री। हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंपनी है, सबसे पुरानी और सबसे प्रॉफिट वाली कंपनी है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, है ना। सबसे पुरानी भी है और प्रॉफिट भी लेती है हमारी कंपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो रूल हमारा ये कहता है जब आप 2 सुपरलेटिव डिग्री को मिलाओ, तो अगर एंड लगा रहे हो तो दोनों सुपरलेटिव ही होनी चाहिए, इस चीज़ को आप इंश्योर करें। यहाँ पे तो ओल्डर और द ओल्डेस्ट सुपरलेटिव आ गई, लेकिन एंड के बाद में पॉजिटिव डिग्री आ रही है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एंड लगा करके जब एक तरफ सुपरलेटिव हो तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव हो, सुपरलेटिव डिग्री जो है एंड के साथ में मिल जाती हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे द ओल्डेस्ट लिखा है ना, तो इसी हिसाब से यहाँ पे लगाना है द मोस्ट प्रॉफिटेबल। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये द दोनों जगह कॉमन है तो दूसरी बार द को ना लगाएं। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, समझ गए ना। सुपरलेटिव डिग्री दोनों जगह आ गई और द को हमने नहीं लगाया। अगर यहाँ पे मोस्ट आ रहा होता तो इस मोस्ट को भी ना लगाता मैं, है ना, द मोस्ट प्रॉफिटेबल लिख देता अपने आप। यहाँ पे द मोस्ट से मैं अंडरस्टूड हो जाता कि यहाँ द मोस्ट लगा हुआ है। अब देखो द कहाँ पे नहीं लगाना, ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे द नहीं आएगा। कब द कभी कभी लगाना होता है एंड के बाद में। द मैनेजर एंड कैशियर हैज़ या हैव रिजाइन्ड,
मैनेजर और कैशियर जो है रिज़ाइन कर चुका है या दोनों के दोनों रिज़ाइन कर चुके हैं। देखो हो सकता है मैनेजर और कैशियर एक ही आदमी हो सकता है अलग अलग आदमी हो, है ना। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई अपने को। कन्फ्यूजन का एक सीधा सा फॉर्मूला है, अगर द दोनों के आगे लगा है तो दो आदमी हैं, अगर द दोनों के आगे लगा है तो वो दोनों अलग अलग आदमी हैं। अगर द एक के आगे लगा है शुरू वाले के तो उसका मतलब है आदमी एक ही है, वो मैनेजर भी है और कैशियर भी है। तो यहाँ पे तो एक ही द लग रहा है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, हैज़ रिजाइंड। समझ गए। अगर यहाँ पे मैं द लगा दूँ कैशियर के आगे तब ये दोनों अलग अलग आदमी हो गए, अब हैज़ नहीं फिर हैव आएगा उस कंडीशन के अंदर। तो द को आपको कभी कभी लगाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है हमेशा आपने द को बाहर निकाल लिया। इस केस में द को लगाना पड़ेगा अगर आपका सेंटेंस का मीनिंग आपको चेंज करना है तो। अ ब्लू एंड वाइट कार इज़ आर या आर चेजिंग अस। अब देखो ये द आर्टिकल के साथ साथ ए और एन आर्टिकल पे भी लगता है ये वाला रूल। एक ब्लू और वाइट कार जो है हमें चेज कर रही है, या फिर एक ब्लू और एक वाइट कार हमें चेज कर रही है। दो कारें भी हो सकती हैं, और हो सकता है एक ही कार हो उसका कलर हो ब्लू और वाइट, या फिर दो अलग अलग कारें हों, एक वाइट कलर की एक ब्लू कलर की। कैसे पता लगेगा? दोनों के आगे अ लगा हुआ है तो अलग अलग कार है। अ ब्लू एंड अ वाइट कार आर 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 चेजिंग अस। समझ गए ना। तो ये ऐसा है, अ ब्लू कार और अ वाइट कार आर चेजिंग अस, दो अलग अलग कारें होंगी, बस कार को हमने एक बार लिख दिया है। लेकिन अगर इस अ को निकाल दिया तो फिर अब ये एक ही कार है और ये आर नहीं है, इज चेजिंग अस। समझ गए ना। तो आर्टिकल ए और एन के साथ भी ऐसा ही होता है जैसा आप द के साथ में ऊपर देख रहे हो। लास्ट में देख लो, पोजीशन में भी ऐसा ही होगा। सैफ एंड करीनाज लेटेस्ट मूवी या मूवीज हैज़ टर्न आउट टू बी अ सुपर फ्लॉप। सैफ और करीना की सबसे नई मूवी जो है सुपर फ्लॉप बन के आई है। अब देखो आपके पास कन्फ्यूजन होगा, क्या ये एक ही मूवी है जिसमें सैफ एक्टर था और करीना एक्ट्रेस थी, या फिर ये अलग अलग मूवी हैं जिसमें एक में सैफ काम कर रहा था एक में करीना काम कर रही थी, है ना। हो सकता है दोनों की अलग अलग मूवी हो सकता है एक ही मूवी हो। अगर दोनों पे अलग अलग पोजीशन लगा हुआ है, तो ये अलग अलग मूवीज़ हैं। तो मैं बोलूँगा सैफ्स एंड करीनाज लेटेस्ट मूवी, और हैज़ नहीं, हैव टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर ऑफ फ्लॉप, नहीं सुपर फ्लॉप्स। समझ गए मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दोनों पे पोजीशन लगा हुआ है ना, सैफ्स और करीनास, तो दो मूवीज़ हैं, ये दोनों की अलग अलग मूवी है। और मान लो ये एक ही मूवी है, दोनों ने आप साथ में ही काम किया है ना, मूवी में भी मियाँ बीवी बने हुए हैं, तब फिर लिख दो सैफ एंड करीनास लेटेस्ट मूवी हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर फ्लॉप। समझ गए ना। एक पोजीशन तो एक मूवी, दोनों का सिंगल पोजीशन है इस पर, और अलग अलग पोजीशन लगाओगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, चारों एक साथ मैंने मिक्स कर दिए हैं। आर्टिकल को अलग अलग लगाने पे, द को अलग अलग लगाने पे, और जो है पोजीशन को अलग अलग लगाने पे क्या होता है, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर इंडिया एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग मोर देन $10 billion in revenue each year to global tax abuse by MNC according to the Tax Justice Network, and one of the more than 90 countries that have joined the BEPS framework, a waiver agreement at the next month's meeting of G20 finance ministers and central bank governors could have far-reaching implications। देखो इतना लंबा सेंटेंस है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, है ना। चलो पीस बाय पीस पढ़ेंगे। कह रहा है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। अच्छा कौन सा इंडिया? कह रहा है एस्टिमेटेड टू बी है, जिसके लिए लूज़ कर रहा है, वो खो रहा है $10 बिलियन से भी ज़्यादा टैक्स के रेवेन्यू में हर साल। और किसके सामने? ग्लोबल टैक्स के अब्यूज़ के सामने, दुनिया भर में टैक्स के मिसयूज़ के सामने, और किसके द्वारा? MNCs के द्वारा। और कह रहा है किसके हिसाब से ये बात है? अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क, है ना। कह रहा है एक तो इस इंडिया के लिए जो इतने सारे पैसे खो रहा है, कह रहा है और एंड वन ऑफ मोर देन 90% कंट्रीज़, एक ऐसी कंट्री भी इंडिया जो 90 में से है, 90 से ज़्यादा में से है, जो ज्वाइन कर चुकी है 90 के 90 BEPS नेटवर्क को, इस पूरे नेटवर्क को। कह रहा है ऐसे इंडिया के लिए ना एक वाइडर एग्रीमेंट, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट जो है अगले मंथ की मीटिंग जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, कह रहा है ऐसा जो एग्रीमेंट है ना वो रख सकता है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, बहुत आगे तक इफेक्ट को, बहुत आगे तक कॉन्सिक्वेंसेस को। समझ गए। तो ये फॉर इंडिया ऐसा होने वाला है, और इंडिया इस टाइप का कंट्री है जिसने हर साल $10 बिलियन खोया है इस नेटवर्क के हिसाब से, और 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जिसने BEPS नेटवर्क को ज्वाइन किया। ऐसे इंडिया के लिए ये एग्रीमेंट अगले महीने होने वाला G20 का ये रख सकता है फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। समझे सेंटेंस को ऐसा बनाए। दैट की वर्ब है हैव जॉइंट, अ वाइडर एग्रीमेंट की वर्ब है कुड हैव, है ना।
इम्प्लीकेशन का मतलब होता है रेमिफिकेशन, सिग्निफिकेंस, इंडिकेशन। आगे आने वाले रिजल्ट को बोलते हैं इम्प्लीफिकेशन, है ना, आगे से आगे आने वाला रिजल्ट। जैसे आप आज जो रिजल्ट आया, आप पास हुए, लेकिन 10 साल बाद उसका रिजल्ट क्या है, आप पास हुए, नौकरी लगी, आपने पैसा जोड़ा, आपकी अच्छी लाइफ है, अच्छा लाइफस्टाइल है। तो ये इम्प्लीफिकेशन है, रेमिफिकेशन है, फार रीचिंग, आगे से आगे जाने वाले रिजल्ट। ठीक है ना। चलो, कह रहा इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन MNCs including technology and internet economy giants which have taken advantage of the loopholes in the global tax system। कह रहा है इंडिया बेनिफिट हो सकता है, और किससे, लेवी से, इम्पोजिशन से, लगाने से, और किसको, टैक्सेस को, और किस पे, ऐसी MNCs पे जिसमें शामिल है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इकॉनमी जाइंट्स। कह रहा है जिन्होंने टेक कर लिया है एडवांटेज को लूप होल्स की, बच निकलने के रास्ते की ग्लोबल टैक्स सिस्टम के अंदर। तो इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में, लग रहा है हमें फ़ायदा मिलेगा ऐसी जो है कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगा करके। लेवी का मतलब होता है लगाना, इम्पोज करना, टैक्स वैक्स को, है ना, किसी भी चीज़ को जब लगाते हो तो लेवी करते हो। विच की बाबा हैव टेकन, लूप होल आप जानते हैं, बच निकलने का रास्ता किसी भी कानून, किसी भी रूल में से, उसको कहते हैं लूप होल। कह रहा वाइल देयर आर स्टिल रिंकल्स टू बी आयरन्ड आउट reaching the issue of local levies on digital transactions, the political will to ensure greater fairness and equity in revenue sharing is a positive augury। कह रहे जहाँ पे अभी भी रिंकल्स हैं, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी सलवटें हैं, और कौन सी सलवटें, जिनको आयरन आउट होना बाकी है, जिनको सेटल करना बाकी है। आयरन आउट आपने देख लिया ना, जैसे धोबी प्रेस करता है कपड़ों को और सारी सलवटों को निकाल देता है। कह रहा जहाँ भी बहुत सारी सलवटें हैं आयरन आउट होने वाली, सेटल होने वाली, जिसमें शामिल है इशू लोकल लेवीज का डिजिटल ट्रांजैक्शन पे, है ना, कौन से कंट्री में कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन पे लेवी लगेगा, प्रॉफिट पे नहीं, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे। कह रहा है जहाँ पे ऐसा है, पर जो पॉलिटिकल विल है ना, वहीं पॉलिटिकल जो रिजॉल्व है, जो डिटर्मिनेशन है, जो इरादा है पक्का करने का, ग्रेटर फेयरनेस को, और ज़्यादा फेयरनेस को, और किसको, एक्विटी को, बराबरी को, रेवेन्यू शेयरिंग में। कह रहा है ये अपने आप में एक पॉजिटिव ऑगरी है, अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक प्रेडिक्शन है आने वाले टाइम के लिए। तो कितनी भी लड़ाइयाँ हों, कितनी भी रिंकल्स हों, कितने भी झगड़े हों, लेकिन इन्होंने अपना रिजॉल्व दिखा दिया G7 ने कि सबको बराबर टैक्स हम देना चाहते हैं, ग्रेटर फेयरनेस टैक्स रिजीम में आनी चाहिए। रिंकल्स की वर्ब है आर, देर आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक्चुअल में रिंकल्स है ना, वर्ब के बाद रखा हुआ है। आयरन आउट आप देख चुके हैं, सेटल करना, गेट रिड ऑफ होना, रिजॉल्व करना। विल की वर्ब है इज, पॉलिटिकल विल की वर्ब है इज। सिंपल आर्टिकल है आज का। फटाफट से अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ अपने क्विज पे। शाम को 9:30 बजे आपको लाइव मिलूंगा, खबरी ऐप पे डाउनलोड कर लेना। लाइव में आप मुझसे फ़ोन कॉल पे बात भी कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो, है ना, 9:30 बजे शार्प। चलिए 5 अपने पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनमें से एक को चूज़ करना है जो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली भी करेक्ट हो। ग्रामर नहीं, सिर्फ मीनिंग भी होना चाहिए साथ में, है ना। द लेटेस्ट डेटा इंडिकेटिंग दैट द मोस्ट vulnerable and weak sections of the society are being deprived of equal opportunities are an auspicious sign of India's या nation's unjust growth story। जो लेटेस्ट डेटा है इंडिकेट करने वाला वो ये चीज़ कि ज़्यादातर जो गरीब हैं, वनरेबल है, वनरेबल मतलब जो कि कमज़ोर होते हैं ना, वीक का एक सिनोनिम है वनरेबल। तो ज़्यादातर जो कमज़ोर टाइप के लोग हैं, वनरेबल और वीक सेक्शन है हमारी समाज के, वो डिप्राइव ऑफ हो रहे हैं, उनसे छीना जा रहा है बराबरी के मौक़ों को। कह रहा है ऐसे डेटा जो हैं एक ऑस्पिशियस साइन है हमारे देश की अनजस्ट ग्रोथ स्टोरी का, विकास की ऐसी कहानी का जो कि बड़ी अनजस्ट है, जो कि बड़ी ही क्या है, उबड़ खाबड़ है ना। गरीब आज भी गरीब है, लोग कितने भी अमीर हो जाएं देश में, लेकिन गरीब आज भी उतनी ही संख्या में, उतनी तादाद में जितने 50 साल पहले थे। चलिए अब इस सेंटेंस को अपने को पांचों में कंपेयर करके बताना है कौन सा वाला सही है। तो सबसे पहली चीज़, एंड से एडजेक्टिव जुड़ेंगे, एक सुपरलेटिव है तो द मोस्ट वल्नरेबल, तो दूसरा भी सुपरलेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, वीकेस्ट लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री वीक होती है, वीक की वीकेस्ट होती है, तो वीकेस्ट तो लिखा नहीं हुआ। तो या तो मेरा आंसर है ये, या तो मेरा आंसर है ये, है ना, और या मेरा आंसर है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है लास्ट वाला। फर्स्ट मेरा आंसर नहीं है। अब ध्यान देना, वीकेस्ट के आगे द नहीं आएगा क्योंकि द को ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो ये भी आपका आंसर तो है नहीं है वास्तव में, समझे मेरी बात को। द वीकेस्ट लगने की वजह से ये भी आपका आंसर नहीं है। तो सी है, डी है या ए है। अब देखो दूसरा वाला, डिप्राइव के बाद में, स्ट्रिप के बाद में ओ एफ आता है, सिंगल एफ, है ना। स्ट्रिप के बाद में दोनों ही आते हैं, ये मैं आपको किसी और जगह किसी और दिन कराऊंगा कॉन्सेप्ट। ओ एफ और ओ डबल एफ दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है स्ट्रिप के बाद में, पर डिप्राइव के बाद में तो एक सिंगल ही आता है ओ एफ, है ना। ओ डबल एफ का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ देखो आप सी, डी और ई में ई के अंदर ओ डबल एफ आ रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है।
इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब मेरा आंसर कौन बना, या तो सी या डी। अब ये बताओ जो इसे ख़राब डेटा है ये एक ऑमिनस साइन होंगे या ऑस्पिशियस साइन होंगे, अपने आप में मनहूस साइन होंगे या शगुन भरे साइन होंगे। देखो शगुन भरे के लिए ऑस्पिशियस, मनहूस के लिए ऑमिनस, तो ये मनहूस साइन है, तो मेरा आंसर क्या बन गया भाई, सी। समझ गए ना। तो लेटेस्ट डेटा आर एन ऑमिनस साइन ऑफ इंडियाज या नेशंस अनजस्ट ग्रोथ स्टोरी एंड डेटा फॉर द मोस्ट वल्नरेबल एंड वीकेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। चलिए मुलाकात होगी कल की वीडियो में, रात को मिलेंगे खबरी पे लाइव। आज मैंने ईडियम और फ्रेज की वीडियो को अपलोड कर दिया है दोपहर में 1-1:30 बजे, है ना, थोड़ा सा टाइम से पहले कर दिया, जाकर के देख लेना। कहानियों के जरिए सारी ईडियम्स को मैं उस सीरीज़ में आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।